नाज़रीन, इलेक्शन वॉच के साथ मैं हूं हिना। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटरों को होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मूड में नजर आ रही हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों से इलेक्शन का माहौल भी बन रहा है। साथ ही सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे और दावे दोनों कर रही हैं जोर शोर से। वोटर उनकी बोलियों को तोल रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, उनके अवामिल और मुहरिकात क्या हैं, जमीनी हक़ायक़ क्या हैं, सियासी पार्टियों की दाखिली, खारजी और इलेक्शनी मजबूरियां क्या हैं, अवाम की तवक्कात क्या हैं। इलेक्शन वॉच में आज हम इसी पर नजर डालेंगे। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात की हलचल शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जोड़ तोड़, महाजाराई और इल्जाम तराशी की सियासत भी उरूज पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र को मुल्क की सियासत में अहम मुकाम हासिल है। यूपी के बाद रियासत महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लोकसभा नशिस्तें रखने वाली रियासत है। माहिरीन का मानना है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर किसी वाहिद जमात का सबकत हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। एनसीपी लीडर शरद पवार और शिवसेना लीडर बाल ठाकरे की सियासी क़यादत की बुनियाद पर पहचाने जाने वाली रियासत महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ होंगे। यही वजह है, एक जानिब शिवसेना और बीजेपी के दरमियान निशिस्तों के बंटवारे को लेकर खींचातानी शुरू है, तो कांग्रेस, एनसीपी भी पार्लिमानी हलकों के मुताल्लिक शशोपेच का शिकार नजर आ रही हैं। इस दरमियान महाराष्ट्र में दलित सियासत का चेहरा माने जाने वाले प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद से रियासत की 48 पार्लिमानी निशिस्तों में से 12 निशिस्तें वंचित बहुजन अघाड़ी को देने का मुतालबा किया है। लेकिन सेकुलर इत्तेहाद की अहम जरूरत प्रकाश अंबेडकर को कांग्रेस एनसीपी 48 में से 6 सीटें भी देने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि प्रकाश अंबेडकर ने बहुजन वंचित अघाड़ी के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस एनसीपी के लिए अपने बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एनसीपी सेकुलर फ्रंट में शामिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस एमएनएस के खिलाफ है। एनसीपी का गुमान है कि अगर एमएनएस सेकुलर फ्रंट के साथ आती है तो शिवसेना के मराठी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जबकि कांग्रेस एमएनएस को उत्तर भारतीय मुखालिफ सियासत की बुनियाद पर नजरअंदाज कर रही है। एमएनएस की शमूलियत से कांग्रेस को उत्तर भारतीय वोटरों की नाराजगी मोल लेना पड़ सकता है। शिवसेना हमेशा बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाकर दबाव में रखने की कोशिश करती आई है। अभी तक शिवसेना बीजेपी निशिस्तों के बंटवारे पर हतमी फैसला नहीं कर पाए हैं, लेकिन शिवसेना इस कोशिश में है कि वो बीजेपी पर सबकत ले जाए। माहिरीन का मानना है कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी, कर्ज माफी, रोजगार और महंगाई ऐसे मामलात हैं जिसका खमियाजा पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये इलेक्शन तो अभी महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 48 लोकसभा की जो सीट्स है, ये वन साइडेड होने की कुछ गुंजाइश है ही नहीं। अभी ये टफ फाइट होगा, जो अंग्रेजी में कहते हैं टच एंड गो। तो दोनों रूलिंग और अपोजिशन दोनों बराबर लेवल पे है। अभी पब्लिक के ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का होमवर्क अच्छा है, ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट अच्छा है, वो उसको वो बाजी मार लेगा। और सरकार, जो भी सरकार होगी, थोड़ा उसको एंटी इनकम्बेंसी तो लग जाएगा, और जो पहली हवा थी वो हवा थोड़ी कम भी हो जाएगी।
गवर्नमेंट के ये जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन है, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस नहीं देखे जाएंगे, गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे। नौकरियां, मुलाजिमतें, किसानों का मामला, आतंकवाद में नाकामी और काला धन वापस लाने में नाकामी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। फिर अभी राफेल का निकल गया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बीजेपी को डिफीट देने के लिए कहना चाहिए कि बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही इस वक्त ये मौका मुनासिब है कि बीजेपी को ये डिफीट दे सकें। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात तो एंटी इनकम्बेंसी, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होती है। पिछली मरतबा यहाँ कम सीटें मिली, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस मरतबा कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, एज ही हासिल होगी उसको। 1991 के बाद से महाराष्ट्र पर से कांग्रेस की पकड़ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और जाफरानी जमातों को फायदा होता गया। 1991 में महाराष्ट्र के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को 38 लोकसभा नशिस्तों पर फतेह हासिल हुई थी। बीजेपी को 5 और शिवसेना को 4 सीटों पर कामयाबी मिली थी। सीपीएम को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। 1996 लोकसभा इंतखाबात, महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 18 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और शिवसेना को 15-15 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। 1998 लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने फिर अपनी पोजीशन को मजबूत किया था। 1999 के पार्लियामानी इंतखाबात से कबल शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी तश्कील दे चुके थे। एनसीपी इंतखाबात लड़ने से महाराष्ट्र में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और इसका सीधा फायदा जाफरानी महास को हुआ। 2009 में कांग्रेस एनसीपी महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने में कामयाब रहे थे। 2014 आम इंतखाबात, मोदी लहर का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 48 सीटों में एनडीए इत्तेहाद को 42 पर कामयाबी मिली थी, जबकि कांग्रेस 2 और एनसीपी 4 नशिस्तों पर ही सिमट गई थी। पर फार्मर्स को एकजुट होके कुछ भी नहीं मिला और यही एक एडवांटेज कांग्रेस को महाराष्ट्र में है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में ये बोल के ला रही है कि हम एक कॉमन मिनिमम इनकम फार्मर्स को देंगे और इस बेस पे महाराष्ट्र में हो सकता है कि ये पलटवार हो जाए, कि कांग्रेस आगे बढ़ जाए। अगर शिवसेना अगर बीजेपी के साथ नहीं चलती है, अगर ये दोनों पार्टी अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो इनकी बहुत बहुत बुरी तरह इनकी हार मुमकिन है। देखिए, आप लगातार देश की घटनाएं बदल रही हैं। जैसे कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ तो उसके कारण भी जो है सरकार पर अलग ढंग से दबाव आ रहा है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे या कोई बड़ा कदम उठाए, तो सरकार परिस्थितियों से कैसे जूझती है या निपटती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 1 महीने में देश में जो कुछ घटित होगा उसके आधार पर जनता जो है अपना मत तैयार करने वाली है, अपनी मानसिकता बनाने वाली है। महाराष्ट्र से मुसलमानों की लोकसभा इंतखाबात की नुमाइंदगी का मामला रोज अव्वल से ही बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, जबकि आप सोचते हैं कि महाराष्ट्र से एक भी एमपी नहीं जाता मुसलमान, उसके बावजूद भी हम कांग्रेस को वोट आज तक देते रहे। क्यों देते रहे? कि ताकि अच्छे लोग आ जाएं, जबकि वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सही बात तो ये है कि अक्सर वो बेशतर सेकुलर जमातों ने ही लोकसभा इंतखाबात के लिए मुसलमानों को नशिस्तें फराहम करने में कोताही बरती है। इस वजह से महाराष्ट्र के मुसलमान लोकसभा में अपने वजूद को साबित करने में नाकाम रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक की बीदर लोकसभा सीट इन दिनों मौजूए बहस बनी हुई है। मुसलमान इस सीट को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस हलके में अक़लियतों की आबादी 4.5 लाख से ज्यादा है। आदाद और शुमार की बुनियाद पर मुसलमान सेकुलर जमातों से बीदर लोकसभा सीट से टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत कर्नाटक का तारीखी शहर बीदर इल्म अदब,
तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। बहमनी सल्तनत के शान शौकत और अजीम तारीख का आईनादार रहा है। 15वीं सदी में ईरान से आए ताजिर मोहम्मद गवान ने अपने पैसों से यहाँ मदरसा तामीर किया, जो उस वक्त एक बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था। मोहम्मद गवान के मदरसे की इमारत और दीगर तारीखी मुकामात बीदर के शानदार माजी का पता देते हैं। मौजूदा दौर में ये शहर तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन कर्नाटक के दीगर शहरों के मुकाबले बीदर इलाके को पसमानदा समझा जाता है। बीदर के कांग्रेस लीडर अयाज खान कहते हैं कि तालीम, तिजारत और सनत के मैदान में बीदर को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों बोलते हो, हैदराबाद कर्नाटक के एरिया में बीदर एक ऐसा एक एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। उधर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, तो रोज़गार के लिए बेरोज़गारी बहुत है। तो लोग हमारे वहाँ से महाराष्ट्र, आंध्रा, हैदराबाद चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, और एजुकेशन से भी बैकवर्ड एरिया है। तो उस लिहाज से अगर एक नुमाइंदा बीदर से अगर कांग्रेस पार्टी अगर गौर फिक्र करके अगर देती है कमांड हमें, तो उसको एरिया डेवलपमेंट होता है। और कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी जीत के आता है, तो वो भी एक कर्नाटक को बहुत बड़ा मैसेज जाता है। रियासत कर्नाटक से गुज़िश्ता 2 मियादों से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी सिफर है, जिसकी वजह से कर्नाटक के मुसलमान खुद को सियासी तौर पर लावारिस तस्वुर कर रहे हैं। इंतखाबात करीब आते ही कई तरह की मांगें और कयास आराइयों का दौर जारी है। बीदर लोकसभा हल्के से क्या इस बार मुस्लिम उम्मीदवार होगा कामयाब? क्या 60 बरस की मुस्लिम क़यादत का तातुल इस बार टूटेगा? क्या सेकुलर सियासी जमातें मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगी मैदान में? आदादो शुमार की बुनियाद पर बीदर लोकसभा सीट पर मुसलमानों की दावेदारी हक बजानिब है। 50 बरस तक बीदर सीट को रिजर्व रखकर मुसलमानों को रखा गया था दूर। क्या इस बार सेकुलर सियासी जमातें इसकी पाबजाई कर पाएंगी? क्या हकदार को इस बार मिलेगा हक? यूं तो कर्नाटक में कई ऐसे हलके हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार मुनज़्ज़म हिकमत अमली की शर्त पर मुंतखब हो सकता है। इन हलकों में सबसे नुमाया बीदर लोकसभा सीट है। आम इंतखाबात में यहाँ से पहली और आखिरी बार एक मुस्लिम उम्मीदवार शौकतुल्लाह अंसारी मुंतखब हुए थे। ताहम दूसरे आम इंतखाबात के साथ ही बीदर लोकसभा सीट को रिजर्व करके यहाँ से मुस्लिम नुमाइंदगी को खत्म कर दिया गया। साल 2009 में इसे जनरल जुमरे के तहत लाया गया। इसके बावजूद सियासी जमातें यहाँ से मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज कर रही हैं। अब इसका तदारुक करने के लिए हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमान अपनी अपनी सतह पर बीदर लोकसभा सीट के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देने का सियासी जमातों से मुतालबा कर रहे हैं। और बीदर का इलाका इस वक्त रियासत कर्नाटक का एक अजूबा इलाका माना जा रहा है, जहां पर मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद है। और अगर इस इलाके से किसी मुस्लिम को या माइनॉरिटीज़ को अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। इस मर्तबा सभी माइनॉरिटी के तबका और दीगरे कौम जो गरीब हैं वो सब यही चाहते हैं कि हमारे हलके से इसी डिस्ट्रिक्ट में, इसी शहर में रहने वाला कोई ऐसा कायद एमपी इलेक्शन के लिए चुना जाए जो यहाँ से उनकी क़ियादत कर सके और बीदर की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचा सके। हमारा जो ज़िला है बीदर ज़िला 543 में बाज़ सर्वे के हिसाब से 25वां मुकाम है, बाज़ सर्वे के हिसाब से 28वां मुकाम है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। जैसा कि श्रीनगर है, रामपुर है, किशनगंज है बिहार का, मौलाना इसराइल कासमी साहब का जो इंतकाल हुआ, हैदराबाद है। तो ऐसे जो बेहतरीन मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें जो है 28वां मुकाम 543 में से बीदर का है। तो लिहाजा जो है पूरा हमारे पास मवाद भी है और मुसलमानों का पॉपुलेशन 20 से 21% है, हमारे दलित भाइयों का पॉपुलेशन 22% है, 42-43% हो गए, हमारे क्रिश्चियन भाइयों का पॉपुलेशन 7% है। इस तरीके से जो है 50% तक हमारे ही वोट बैंक हैं, जिसमें से एक वोट बीजेपी को जाने वाला नहीं। माहौल इस तरह का बन चुका है, चाहे वो किसानों का मामला हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तो एक आम हिंदू भी मोदी के थोड़ा सा खिलाफ हो चुका है। ये मौका हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एंटी बीजेपी सेंटीमेंट डेवलप होना शुरू हो चुका है और कांग्रेस की बका का इलेक्शन है ये। तो कांग्रेस वाले पूरा जी जान से मेहनत करेंगे परफॉर्म करने के लिए।
तो उस वक्त में कैंडिडेट किस कम्युनिटी का है उस तरफ उनकी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें परफॉर्म करना है, रिजल्ट देना है। तो हमें इसी बात का फायदा उठाना है। और ये अगर हमारी मुहिम कामयाब होती है तो मैं समझता हूं कि यह मुहिम एक तारीख साज काम करने जा रही है। सियासी तज्जिया निगार मानते हैं कि बीदर सीट पर अगर सेकुलर जमातें किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती हैं, साथ ही उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी तवानाई भी लगाती हैं, तो मुस्लिम उम्मीदवार का कामयाब होना कोई नामुमकिन बात नहीं। बीदर लोकसभा हल्के पर मुसलमानों की नजरें हैं। सेकुलर सियासी जमातों से टिकट का लगातार मुतालबा किया जा रहा है। आदादो शुमार को बुनियाद बनाकर मुसलमान टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। कर्नाटक से लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी इस सीट पर है। बीदर सीट मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा महफूज सीट है। बीदर लोकसभा हल्के से 32% वोटर्स मुसलमान हैं। एससी और एसटी वोटों का तनासुब भी अच्छा है। कई मुस्लिम तंजीमें बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार के लिए लॉबिंग भी कर रही हैं। बीदर के अलावा मजीद 4 और मुकामात ऐसे हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा सकता है और वो कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। गुलबर्गे में सड़की साहब 2 बार जीते थे, वहां कितने % था मुस्लिम? जीते ना। ऐसा कुछ नहीं है। जब कांग्रेस जनता दल अलायंस होने के बाद जब 5 MLA कांग्रेस के हैं, जबकि यहाँ भी कांग्रेस 58,000-60,000 वोट ले चुकी है, चुनचली में भी कांग्रेस है, तो कैसा नहीं आ सकता बताइए मुस्लिम? खाली वोट लेना सीखते, वोट देना भी सीखना ना। हाल ही में गुलबर्गा में हैदराबाद कर्नाटक लेवल पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को फाइनल करने की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें बीदर लोकसभा सीट के दावेदारों पर गौर किया गया। मरकजी मुबस्सिरीन की टीम ने बीदर सीट के लिए चंद उम्मीदवारों के नामों को कतईयत दी थी। ताम बताया गया है कि कांग्रेस के इम्कानी उम्मीदवारों में किसी मुस्लिम का नाम शामिल नहीं है, जिस पर एक तबका सख्त बरहम है। बीदर में अगर मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी जाती है सेकुलर पार्टीज़ की जानिब से, बिलखुसूस अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तो उसके नतीजे पूरे हैदराबाद कर्नाटक इलाके में मुसलमानों के नाराज़गी का सामना इन सेकुलर पार्टीज़ को, कांग्रेस पार्टी को या जेडीएस को सामना करना पड़ सकता है। और इसमें गुलबर्गा शहर क्योंकि पहले यहाँ से 3 बार मुसलमान जीतकर पार्लियामेंट में मुंतखब हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर ज़्यादा शिद्दत का सामना भी करना पड़ सकता है। मुसलमानों के अलावा लिंगायत तबका भी बीदर सीट हासिल करने के लिए लॉबिंग में लगा हुआ है। सियासी तौर पर मुसलमानों से मजबूत लिंगायत तबका रिवायती तौर पर बीजेपी का वोट बैंक रहा है। अब सबकी नजर पार्टियों की जानिब टिकी हुई है कि वो किसको उम्मीदवार बनाता है। कर्नाटक से रऊफ और जवाद अहमद मीर की रिपोर्ट। आम इंतखाबात करीब हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतने के लिए कांग्रेस जी जान से कोशिशों में जुट गई है। असेंबली चुनाव जीतने के बाद उसके हौसले बुलंद भी हैं। साथ ही पार्टी कई लुभावनी स्कीमों के जरिए अवाम को रिझाने की कोशिश भी कर रही है। हुकूमत ने अवाम को मुफ्त पानी देने की स्कीम तैयार की है, जबकि बीजेपी इसे सिर्फ चुनावी हरबा करार दे रही है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक इख्तिदार पर रही बीजेपी की चावल, नमक, चना स्कीम भले ही चौथी बार इख्तिदार नहीं दिला सकी, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि मुफ्त में दी जाने वाली स्कीमों से इसको आम चुनाव में जरूर फायदा मिलने वाला है। असेंबली चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस की नजर लोकसभा इंतखाबात पर है। जगदलपुर में गरीबों को मुफ्त पानी देने की स्कीम तैयार की गई है और उसको पूरी रियासत में लागू करने पर गौर हो रहा है। कोई वोट का या लुभाने का तरीका नहीं है किसी प्रकार का। चावल बांटना या वो बांटना हम इसलिए फ्री कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस पानी तो है। मतलब आने वाले समय में अमृत योजना में हमारे पास सरप्लस पानी रहेगा तो उनको दिया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन प्रदेश में भी आप लागू करने की बात कर रहे हैं। हर जगह जो जहाँ बड़ी निकाय है वहाँ पे सरप्लस पानी है। जैसे भिलाई में है, भिलाई में भागीरथी की नल कनेक्शन की सबसे ज्यादा संख्या है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन वहाँ पे वो निगम प्लस की है तो वो वहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी के जगदलपुर, राजनांदगांव जो एवरेज में 4 से 5 हजार का कनेक्शन है तो उसमें सस्टेनेबल है, उनको दिया जा सकता है। शुरुआत में इस स्कीम को जगदलपुर से लागू किया जाएगा, जिसके लिए बजट में फंड भी मुख्तस कर दिया गया है। इस स्कीम के कामयाब होते ही
पूरी रियासत में इसे लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि आम इंतखाबात करीब हैं और ये एक शगुफे के अलावा कुछ भी नहीं है। उस शहर में बीपीएल परिवार है, उनको हम एक भागीरथी नल योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन देते हैं, जिसमें हम प्रति माह उनसे 60 रुपए प्रति माह उनसे हम चार्ज करते हैं। तो हमने बजट में इसको पारित किया है और सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है, और ये उम्मीद के साथ कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसको इम्प्लीमेंट करें कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में हम पानी दे सकें। ये चुनाव को देख के एक दांव कांग्रेस खेल रही है झूठ के धरातल पर। अरे जगदलपुर नगर निगम में पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भागीरथी नल जल योजना 2 साल पहले बंद कर दिया, सिर्फ टेंडर नहीं होने के अभाव में बंद हो गया। इसलिए ये जो महापौर ने नई फुलझड़ी छोड़ी है कि हम प्रदेश से माफ करेंगे, बजट में तो आपका प्रावधान नहीं किया। अभी जो 10 दिन पहले बजट आपने 8 तारीख को किया है उसमें प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए ये जो कल्पना है ये मेयर की कोरी कल्पना है, और सिर्फ चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए इन्होंने एक सिगूपा छोड़ा है। अब देखते हैं कब तक उसका अमली जामा कब पहनेगा। बहरहाल ये तो तय है कि लोकसभा इंतखाबात को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने मुफ्त पानी की स्कीम बनाई है, लेकिन ये बात भी सच है कि रायपुर समेत कई शहर ऐसे हैं जहां गर्मी में पानी के लिए जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब कांग्रेस के मुफ्त पानी की स्कीम क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 उर्दू, जगदलपुर।